तो हम पढ़ेंगे नॉर्मोसिटिक एनीमिया के बारे में। नॉर्मोसिटिक एनीमिया ये बड़ा टॉपिक है, इट कैन टेक टाइम। तो जो नॉर्मोसिटिक एनीमिया होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है हीमोलिटिक और एक होता है नॉन हीमोलिटिक। हीमोलिटिक के अंदर क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, और नॉन हीमोलिटिक में क्या होता है, एनीमिया है तो आरबीसी तो कम होगी ही होगी, लेकिन यहाँ पे कोई आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, जबकि आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया है। एक होता है आरपीआई, रेटिकुलर प्रोडक्शन इंडेक्स। तो रेटिकुलर प्रोडक्शन इंडेक्स जो है वो 2% से ज़्यादा होता है हीमोलाइटिक में, और हमने बात की नॉन हीमोलाइटिक में कम हो जाता है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। तो रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स इसके अंदर क्या होता है, लेस देन 2% होता है। तो इन दो बातों से हम, या इस आरपीआई से हम हीमोलिटिक और नॉन हीमोलिटिक में अंतर बता सकते हैं। अब बात करें अगर हम हीमोलिटिक की, तो हीमोलिटिक के भी दो कोजेस हो सकते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। फिर जब एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं तो एक्सट्रिंसिक भी दो तरह का हो सकता है, इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर। ठीक है, इतनी समझ में आती है तुमको। हीमोलिटिक एनीमिया के भी दो टाइप हो सकते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर हो गए और एक्सट्रिंसिक हो गए। तो पहले इंट्रिंसिक की बातें करते हैं। इंट्रिंसिक के अंदर भी दो तरह का हो सकता है, ये इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर। उसी तरीके से एक्सट्रिंसिक के अंदर भी ये इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर हो सकता है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे। फिर भी एक बार देखिए, अगर हम इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस किस किस के अंदर मिलती है। इंट्रावेस्कुलर का मतलब हो गया ब्लड वेसल के अंदर। तो इंट्रिंसिक हीमोलिसिस की बात करें हम इंट्रावेस्कुलर, तो उसके लिए हमारे पास एक निमोनिक है जीपीएस। जी का मतलब हो गया G6PD डेफिशिएंसी, पी का मतलब हो गया पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, और एस का मतलब हो गया सिकल सेल एनीमिया। एक्स्ट्रावेस्कुलर की हम बात करते हैं, तो एक्स्ट्रावेस्कुलर की कोजेस क्या क्या होते हैं, तो हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस हो गया, पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी हो गया, G6PD डेफिशिएंसी इसके अंदर भी आ गया, मतलब ये दोनों ही कोज करा सकता है। सिकल सेल एनीमिया भी इसके अंदर आ गया, मतलब ये भी दोनों कोज करा सकता है। तो इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हमको देखने को मिलेगी। देखो, इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस हो रही है तो जो हेप्टोग्लोबिन होगा वो बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से। इससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा हीमोग्लोबिन यूरिया देखने को मिलेगा और हीमोसिडेरिन यूरिया देखने को मिलेगा, और हेप्टोग्लोबिन इसके अंदर क्या होगा, नॉर्मल हो, कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन यूरिया और हीमोसिडेरिन यूरिया कैन डैमेज किडनी विच कैन कोज बैक पेन। तो एक्स्ट्रावेस्कुलर के अंदर हीमोग्लोबिन यूरिया और हीमोसिडेरिन यूरिया नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, हेप्टोग्लोबिन का अमाउंट नॉर्मल होता है इसके अंदर। आरबीसीज जो होती है वो डिस्ट्रॉय होती है किसके अंदर, स्प्लीन के अंदर। तो स्प्लीनोमेगली हमको देखने को मिल सकती है। कोई सा भी हीमोलिटिक एनीमिया हो, इट कैन लीड टू जॉन्डिस। जॉन्डिस हो सकता है, क्योंकि आरबीसी टूटेगी तो हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, इसे एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। तो जब भी कहीं इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी के अंदर, तो हमारा जो लिवर होता है वो हेप्सिडिन रिलीज़ करता है। क्या रिलीज़ करता है, हेप्सिडिन रिलीज़ करता है। ये हेप्सिडिन जो होता है वो बाइंड करता है किससे, फेरो फेरोप्रोटीन से, फेरोपोर्टिन, जो भी नाम है इसका। तो जब ये हेप्सिडिन फेरोपोर्टिन से जुड़ जाता है तो क्या होता है, इट ब्लॉक्स द रिलीज ऑफ आयरन फ्रॉम मैक्रोफेजेस। मतलब मैक्रोफेजेस के अंदर जो आयरन है वो ट्रैप हो गई है, मैक्रोफेज से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो इसीलिए कहते हैं हम बात कर रहे हैं एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज की, जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन है तो हेप्सिडिन बढ़ा हुआ है, हेप्सिडिन बढ़ा हुआ है तो जो आयरन है वो मैक्रोफेज से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसके कारण जो बॉडी के अंदर आयरन है, बॉडी के अंदर तो आयरन है लेकिन वो ट्रैप है मैक्रोफेजेस के अंदर, और वो जो आयरन है वो कैन नॉट बी यूज बाय बोन मेरो। तो एनीमिया हो गया।
ये नॉर्मोसिटिक होता है बट इवेंचुअली इट गेट कन्वर्टेड इनटू माइक्रोसिटिक। नॉर्मल से ये छोटा हो जाता है, ठीक है। अब एप्लास्टिक, हम एप्लास्टिक एनीमिया नहीं पढ़ रहे, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज पढ़ रहे हैं। तो इट कैन बी एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, नियोप्लाज्म हो गए, आरसीसी हो गया, क्रोनिक किडनी डिजीज हो गया, या जॉइंट पेन। तो ये सब इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो उसके अंदर एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज देखने को मिल सकता है। अब इसकी बहन आती है एप्लास्टिक एनीमिया। तो एप्लास्टिक एनीमिया का जब भी नाम आता है ना, तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखो कि पेनसाइटोपिनिया होता है, ठीक है, लेकिन स्प्लीनोमेगेली नहीं होती है। ये क्लिनिकल पर्ल है। पेनसाइटोपिनिया दिख रहा है, स्प्लीनोमेगेली नहीं दिख रही है, इट कैन बी एप्लास्टिक एनीमिया। लेकिन अगर पेनसाइटोपिनिया दिख रहा है और साथ में एनलार्ज स्प्लीन भी दिख रही है, तो उस कंडीशन में क्या क्या कोजेस हो सकते हैं? माइलोफाइब्रोसिस या फिर हेरी सेल ल्यूकीमिया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, यू हैव टू रिमेंबर इट। इसके अलावा देखो एप्लास्टिक एनीमिया के कोजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सब कोजेस हैं इनके, जैसे कि रेडिएशन से एक्सपोजर हो गया, बेंजीन हो गई, क्लोरेम्फेनिकोल हो गया, कीमोथेरेपेटिक एजेंट हो गए, कार्बामेज़ेपिन हो गया, एंटीथायरॉयड एजेंट हो गए जैसे कि मेथिमाजोल और पीटीयू, हाँ, वायरल इन्फेक्शन हो गए जैसे कि पर्वो वायरस B19, फैनकोनी एनीमिया हो गया। तो ये सब कोजेज हैं एप्लास्टिक एनीमिया के। एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर एब्सेंट होती है क्या? एनलार्ज स्प्लीन। और अगर पैनसाइटोपिनिया के साथ स्प्लीनोमेगेली भी मिल रही है, तो इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है कि आपको या तो माइलोफाइब्रोसिस है, इसका मतलब आपको फाइब्रोसिस है या फिर हैरी सेल ल्यूकीमिया है, ठीक है। बात करी हमने इनकी मेडिकेशन की। अब बात करते हैं प्योर रेड सेल एप्लेजिया। प्योर रेड सेल एप्लेजिया, इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ आरबीसी हमारा बोन मेरो प्रोड्यूस नहीं करता, पता नहीं आरबीसी से क्या दुश्मनी हो जाती है, लेकिन प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी आराम से प्रोड्यूस करता है। इसे कहते हैं प्योर रेड सेल एप्लेजिया। इसके कंजेनाइटल कोज इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लो तुम, डायमंड ब्लैकफेन एनीमिया। बस इतना सा ध्यान रखो, डायमंड ब्लैकफेन एनीमिया। इट लीड्स टू प्योर रेड सेल एप्लेजिया, जिसके अंदर सिर्फ आरबीसी का प्रोडक्शन घटता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ठीक होते हैं। अब बात कर लेते हैं आरबीसी मेम्ब्रेन एबनॉर्मलिटीज़ की, क्या क्या हो सकती है। तो आरबीसी मेम्ब्रेन देखो, हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस जो होता है उसके अंदर ख़राब हो जाती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो स्पेक्ट्रिन होती है और जो एनकाइरिन प्रोटीन होती है उसके अंदर डिफेक्ट होते हैं, जिससे क्या होता है, जो आरबीसी की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो आरबीसी बाइकॉनकेव की जगह पे स्फेरिकल हो जाती है, ठीक है। और फिर ये जो स्फेरिकल है ये ट्रैप होती है किसके अंदर? स्प्लीन के अंदर, और वहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। और हमने बात करी थी कि जीपीएस जो होते हैं वो इंट्रिंसिक होते हैं। G6PD, ये पी से क्या था? पीएनएच, और एस से सिकल सेल था। तो ये देखो इसके अंदर कौन सी हीमोलिसिस मिलती है? एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस देखने को मिलती है, हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस। इट मेक्स सेंस कि मोटी हो गई, स्प्लीन के अंदर फंस गई, तो वहीं पे इसका हीमोलिसिस हो जाता है। एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस होगा तो स्प्लीनोमेगेली देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि एनीमिया इज़ माइल्ड बट इट कैन बी सीवियर इफ़ देयर इज़ आल्सो फोलेट डेफिशिएंसी, या फिर एप्लास्टिक एनीमिया है ड्यू टू पर्वोवायरस B19। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। अगर फोलेट डेफिशिएंसी है या एप्लास्टिक एनीमिया है तो उस कंडीशन में क्या? पर्वोवायरस B19, सॉरी, उस कंडीशन में ये काफ़ी सीवियर हो जाता है कंडीशन, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आती है। तो आगे बढ़ते हैं हम।
पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में स्फेरोसाइट देखने को मिलेगी हमें, ठीक है। इसके अलावा एक ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट होता है, तो उसके अंदर ये पास हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट है कूम्ब टेस्ट। कूम्ब टेस्ट पॉजिटिव किसके अंदर होता है, नेगेटिव किसके अंदर होता है? एक होता है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, तो हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस और ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया दोनों ही पॉजिटिव होते हैं इसके लिए। तो इन्हें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कूम्ब टेस्ट करते हैं। ये पॉजिटिव होता है ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया के लिए, वहीं ये नेगेटिव होता है हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस के लिए। ट्रीटमेंट क्या होगा, स्प्लीनेक्टोमी करेंगे टू प्रिवेंट हेमोलिसिस इन स्प्लीन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। एक पिग जीन होता है, पिग जीन, उसके अंदर म्यूटेशन होता है पिग ए जीन के अंदर। तो अब इस जीन में म्यूटेशन हो गया तो उसके कारण क्या होता है, ये जो सेल होती है वो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से बचा नहीं पाती है, ठीक है। तो पीएनएच के अंदर क्या होता है, जीपीएस, इसके अंदर क्या होती है, इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस होती है, इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस होती है। इसके अलावा इट कैन कोज एप्लास्टिक एनीमिया एंड पेनसाइटोपिनिया, ठीक है। पीएनएच कैन आल्सो अफेक्ट प्लेटलेट्स, अब ये इंपॉर्टेंट है, एंड कैन कोज प्लेटलेट फॉर्मेशन। ये यानी कि हिमोलाइटिक एनीमिया तो हुआ, डिक्रीज ब्लड सेल काउंट हुआ, इट कैन लीड टू पेनसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसिस हुआ। इसके अलावा ये ल्यूकीमिया से भी कनेक्टेड होता है, ल्यूकीमिया भी कोज कर सकता है। सिम्टम क्या होंगे, डार्क यूरिन होगा क्योंकि इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस हो रही है। इसके अलावा इट कैन कोज वीनस थ्रोम्बोसिस लाइक पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस आल्सो कॉल्ड बर्ड-चियारी सिंड्रोम। हाँ, डायग्नोसिस की बात करें तो हमें पता है कि इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस में हेप्टोग्लोबिन कम होती है, इसके अलावा हीमोग्लोबिन यूरिया और हीमोसिडेरिन यूरिया भी देखने को मिलता है। फ्लो साइटोमेट्री इसका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है और वो शो करता है डिक्रीज इन CD55 एंड CD59। इंपॉर्टेंट लाइन है। ट्रीटमेंट की बात करें तो एक मेडिकेशन होती है इक्यूलिजुमैब, इक्यूलिजुमैब एंटीबॉडी होती है अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, क्योंकि इस पूरी बीमारी के अंदर जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वही तो ख़राब है, वही तो हरकतें कर रहा है। अब हम बात करेंगे पीसीएच की, पैरोक्सिस्मल कोल्ड हीमोग्लोबिन यूरिया। तो इसके अंदर क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन जी ऑटो एंटीबॉडीज़ होती है इसके अंदर, जिन्हें डोनाल्ड लैंडस्टीनर एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट्स एज इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस एंड हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है। मोस्ट केसेस आर सीन इन चिल्ड्रन फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन। पैरोक्सिस्मल सेल हीमोग्लोबिन यूरिया कोल्ड हीमोलिसिन टाइप ऑफ हीमोलिसिस ड्यू टू इम्यूनोग्लोबिन जी ऑटो एंटीबॉडीज़। बस इतना से ध्यान रखो, इसके अंदर डोनाल्ड लैंडस्टीनर एंटीबॉडीज़ पाई जाती है और एक तरह की ये इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं G6PD डेफिशिएंसी की। पहली बात तो ये कि इसका इनहेरिटेंस पैटर्न होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर क्या होता है, फ्री रेडिकल डैमेज होता है आरबीसी का। हिमोलिसिस अकर इन रेस्पॉन्स टू सर्टेन ट्रिगर्स, तो वो ट्रिगर्स क्या क्या है, एक तो हो गया ये फावा बीन्स ट्रिगर हो गया, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक ट्रिगर होता है, रेड वाइन ट्रिगर होता है, इन्फेक्शंस ट्रिगर होता है। अब ये नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात तो हम करेंगे नहीं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर HMP शंट पाथवे होता है और ग्लूटाथायोन की कमी हो जाती है। ग्लूटाथायोन होता है जो फ्री रेडिकल से बचाता है सेल को, ठीक है। ग्लूटाथायोन इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन है जो G6PD कोज कर सकती है, जैसे कि प्रीमाक्वीन हो गया, प्रीमाक्वीन हो गया। इसके अलावा सल्फोनामाइड हो गया, क्विनिडीन हो गया, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा G6PD डेफिशिएंसी है तो एक बेनिफिट होता है आपको कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम स्पीशीज से आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है, ठीक है। सिंस इट मेक्स द पैरासाइट इन्फेक्टेड आरबीसी मोर ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेंट विच विल आल्सो किल द मलेरिया पैरासाइट। सिम्टम्स की बात करें तो असिम्टोमेटिक होता है, until exposed to oxidative stressors
डायग्नोसिस की बात करें तो पीबीएस पे हमें मिलेगा हिंज बॉडीज़ और बाइट सेल्स, ठीक है, रीसेंट एक्सपोजर टू ऑक्सीडेंट और G6PD का एंजाइम ऐसे। अब ये शायद हमारा लास्ट है, लास्ट के करीब आने वाले हैं हम, अभी भी काफ़ी बड़ा है होने को तो ये, हाँ काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन हो जाएगा, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। पायरूवेट काइनेज डेफिशिएंसी की बात करते हैं, तो पायरूवेट काइनेज की कमी हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है, पायरूवेट काइनेज जो होता है वो ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करता है, तो इसके अंदर क्या होता है, आरबीसी जो होता है वो एटीपी का डेफिशिएंट हो जाता है, एटीपी होती ही नहीं है। बिना एटीपी के क्या होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है, वो काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण जो सेल के अंदर जितना भी पानी भरा हुआ था वो बाहर निकल जाता है सेल से, और जो सेल होती है वो श्रिंक हो जाती है। पहले ऐसी थी आरबीसी, अब वो ऐसी हो गई है क्योंकि पानी निकल गया है, तो इसको हम आइकोनोसाइट या फिर बर सेल भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जो एबनॉर्मली शेप्ड आरबीसी है ये स्प्लीन के अंदर ट्रैप हो जाती है और वहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब ये एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस कोज करती है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात कि जो पायरूवेट डेफिशिएंट आरबीसी होती है वहाँ पे बिल्डअप होता है 2-3, 2-3, 2-3 का मतलब बिस फास्फो ग्लिसरेट, इसे कहते हैं बीपीजी, बापूजी, 2-3 बापूजी का एक्यूमुलेट होता है। तो इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एफिनिटी होती है उसमें डिक्रीज रहती है, वो डिक्रीज रहती है, ठीक है। सिम्टम की बात करें तो स्प्लीनोमेगेली होगा, न्यूबॉर्न के अंदर जॉन्डिस होगा, पीबीएस के अंदर काइकोनोसाइट मिलेगी और इसका भी डायग्नोसिस एंजाइम ऐसे होता है। हाँ, अब हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया और हीमोग्लोबिन सी डिजीज़। तो दोनों ही ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ठीक है। दोनों में क्या है, 6th पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन होता है बीटा ग्लोबिन चेन के। HbS के अंदर वैलिन आता है और HbC के अंदर लाइसिन आता है, तो इसे याद रखो LIC, मतलब लाइसिन में C और वैलिन के अंदर आता है S। वाल्व्स वाल्व्स वाल्व्स, ठीक है, इस तरीके से रख लो। बोथ आर प्रोटेक्टिव अगेंस्ट मलेरिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे सिकल सेल डिजीज़ की, ये हमारा आखिरी टॉपिक है। सिकल सेल डिजीज़ के लिए ट्रिगर क्या होता है, एसिडोसिस होता है, हाइपोक्सिया होता है और डिहाइड्रेशन होता है। जब ये तीनों कंडीशन मौजूद होती है तो हमारी जो नॉर्मल लुकिंग आरबीसी होती है वो सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम HbS भी कहते हैं। दिस लीड्स टू बोथ इंट्रावेस्कुलर एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस कॉजिंग जॉन्डिस, गालस्टोन, एनीमिया, ठीक है। दिस आल्सो लीड टू इंक्रीज इन कंपनसेंट्री erythropoiesis. This will lead to newborn formation and extramedullary hematopoiesis leading to hepatomegaly. अब देखो जब ये सिकलिंग होती है इट कैन लीड टू वेसो ऑक्लूजन, जिससे क्या हो सकता है, टिश्यू इस्कीमिया होगा और पेन होता है बहुत ज़बरदस्त। ये एक इमरजेंसी होती है जिसे सिकल सेल क्राइसिस या वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस भी कहते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं सिकल सेल डिजीज़ के, पेन स्टार्ट सडनली, लास्ट फ्रॉम आवर्स टू डेज एंड इट इज़ एक्सक्रूएशिएटिंग, बहुत ही तेज पेन होता है ये, ठीक है। इट कैन अकर विद इन बोन्स which can lead to dactylitis. In hip it can lead to avascular necrosis. In penis it can lead to priapism. ब्रेन के अंदर ये स्ट्रोक कोज कर सकता है, मेंटल स्टेटस चेंजेस कर सकता है, मोया मोया डिजीज़ कोज कर सकता है, जैसे पफ ऑफ स्मोक भी कहते हैं। तो मोया मोया डिजीज़ किसके अंदर मिलती है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर। किडनी के अंदर ये नेक्रोसिस करेगा तो हीमेटोयूरिया और प्रोटीन यूरिया हो सकता है। लंग के अंदर ये एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम कोज कर सकता है। बोन के अंदर नेक्रोसिस प्री डिस्पोजिंग टू ऑस्टियोमाइलाइटिस। अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस इन चिल्ड्रन विद सिकल सेल डिजीज़। तो सिकल सेल डिजीज़ के अंदर हमें याद रखना है साल्मोनेला, एस से सिकल सेल डिजीज़, एस से साल्मोनेला ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बोन मेरो कैसे कंपनसेशन करती है, एक्स्ट्रा मेडुलरी हिपेटोपोएसिस होता है विच लीड टू हेपेटोमेगली।
मेडुलरी कैविटीज एक्सपेंड हो जाती है विच लीड्स टू एनलार्ज चेस्ट एंड हेयर ऑन एंड ऑन एक्सरे, ठीक है. स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन दैट कैन लीड टू हाइपोवोलेमिक शॉक. RBCs can clog up the spleen which can cause splenic infarct which will lead to autosplenectomy. बायोप्सी के अंदर फाइब्रोसिस और एट्रोफी देखने को मिलेगी. पीपल आर मोर ससेप्टेबल टू स्ट्रेप निमोनिया, इन्फ्लुएंजा एंड मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन, जो भी कैप्सुलेटेड इन्फेक्शन होते हैं उनसे. क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन क्या है सिकल सेल डिजीज़ की? तो बहुत सारी है. पल्मनरी हाइपरटेंशन हो गया, क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो गया. सिकल सेल कैरियर्स आर नॉर्मली एसिम्टोमेटिक अनलेस एक्सपोज टू हाई altitude and dehydration. This can lead to papillary necrosis in kidney that can lead to isocynuria, मतलब inability to concentrate urine. डायग्नोसिस की बात करें तो प्रीनेटल टेस्टिंग होती है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है. पीबीएस के अंदर हमें सिकल्ड सेल मिलती है, हॉवेल-जॉल बॉडीज देखने को मिलती है, बेसोफिलिक न्यूक्लियर, ठीक है, रेमनेंट. स्क्रीनिंग टेस्ट एक होता है सिकल प्रैप, सिकल डेक्स भी कहते हैं, बट इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश डिजीज एंड ट्रेट. ठीक है भाई, ये तेरा ड्रॉबैक हो गया. ट्रीटमेंट हो गया हाइड्रेशन, क्योंकि डिहाइड्रेशन इसके लिए रिस्क फैक्टर होता है. हाइड्रोक्सी यूरिया जो क्या करता है, जो HBS होता है उसे रिप्लेस करता है HBF से. इसके अलावा वॉक्सेलोटोर होता है, यह सिकल सेल हीमोग्लोबिन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है. इसके अलावा ग्लूटामीन हो गया, जो कि एक नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड है विद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़.